प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न होता है अपठित गद्यांश अथवा भाव ग्रहण संबंधी प्रश्न। यह प्रश्न अन्य प्रश्नों की ही भांति महत्वपूर्ण है। आइए इस प्रश्न को करने के पहले हमें किन सावधानियों को बरतना है और किन बातों पर ध्यान देना है, इस पर मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूं और आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट करूं। विचारणीय बिंदु अर्थात इस प्रश्न को करने से पहले आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान देने के पश्चात आप इस प्रश्न को अच्छी तरह कर पाने में सफल होंगे। पहला है अपठित गद्यांश 10 अंकों के लिए निर्धारित प्रश्न होता है। आप देख सकते हैं अपठित गद्यांश 10 अंकों के लिए निर्धारित प्रश्न है, अर्थात यह प्रश्न 10 अंकों के लिए होता है। कुल 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, अर्थात 2 अंकों के लिए प्रत्येक प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर लिखने का प्रयास। गद्यांश, अपठित गद्यांश अथवा एक ऐसा गद्यांश जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा भी हो तो वह आपकी पुस्तक से नहीं है। इस प्रश्न को करने से पहले, प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ लीजिए और फिर उनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। छात्रों की भाव ग्रहण क्षमता का आकलन। इस प्रश्न के द्वारा परीक्षक आपके भाव ग्रहण संबंधी क्षमता को आकलित करता है। इसका अर्थ यह है कि आपने गद्यांश पढ़ा और आपने उस गद्यांश के विषय में क्या समझा और क्या जाना, अर्थात आपने किन भावों को ग्रहण किया और प्रश्नों के उत्तर देते समय आप कहां तक सफल सिद्ध हुए। आपकी इन्हीं क्षमताओं को परीक्षक इन प्रश्नों के माध्यम से देखता है। इसके लिए क्या आवश्यक है? मैंने कई बार कक्षा में भी आपसे कहा है कि जब आपको गद्यांश मिलता है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। आप उस गद्यांश को 2 से 3 बार मन में धीरे धीरे पढ़ें। यह करने से क्या होगा? आपके मन में निस्संदेह यह प्रश्न उठता होगा, किंतु बच्चों मन में धीरे धीरे 2 बार यदि आप गद्यांश पढ़ते हैं तो उसके भाव को अच्छी तरह समझ पाएंगे। उसमें जो मूल भाव है, जो बात कही गई है, जो स्पष्टीकरण है, वह आपके समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। मूल भाव को समझना सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, मैंने पहले भी कहा, गद्यांश को पढ़ते समय उसके मूल भाव को समझने का प्रयास कीजिए कि उक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, वह आपसे क्या बताना चाहता है, वह क्या कहना चाहता है। यदि आपने उन बिंदुओं को पकड़ लिया तो आपके उत्तर उत्कृष्ट उत्तर होंगे। कठिन शब्दों
मुहावरों, लोकोक्तियों, संकेतों को वाक्य में प्रयुक्त अर्थ द्वारा समझने का प्रयास। बच्चों, आपने गद्यांश पढ़ा। कई बार उस पर आधारित प्रश्नों में से एक प्रश्न कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उक्त मुहावरे का, उक्त लोकोक्ति का या उक्त सूक्तियों का अथवा उक्त संकेत का अर्थ बताइए। हो सकता है यदि आप मुहावरे, लोकोक्ति, सूक्ति और संकेत को अलग से पढ़ें तो उनका अर्थ कुछ और निकले, लेकिन जब वे गद्यांश में दिए गए हैं तो कई बार उनके अर्थ गद्यांश के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अर्थ आपने पढ़े हैं उनसे ये अर्थ भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इसीलिए गद्यांश को पढ़ना आवश्यक है। जल्दबाजी न करना। मन में पढ़ते समय एक एक वाक्य को ध्यान से पढ़ें। किसी की कही बातों को यदि वह उद्धरण चिन्ह के अंदर है उसे भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उत्तर देते समय हो सकता है कि यदि आपने जल्दबाजी की तो पूरा उत्तर बदल जाए, आपके उत्तर का अर्थ ही कुछ और हो जाए। इसीलिए जल्दबाजी ना करें। वैसे भी जल्दबाजी किसी भी काम में अच्छी नहीं होती। उत्तर प्रासंगिक। आपने गद्यांश को पढ़ा, उसे समझा, अब आपके उत्तर भी प्रसंग से जुड़े हुए हों, अर्थात गद्यांश में आए हुए भावों से अलग ना हो। अपने मन से उत्तर बनाकर लिखने का प्रयास न करें। यहाँ अपने मन से मेरा तात्पर्य यह है कि उत्तर वही होंगे जहां आप खोज रहे हैं, अर्थात दिए गए गद्यांश में। अपने मन से उत्तर गढ़ने का प्रयास न करें। यहाँ आपके उत्तर गद्यांश में ही हैं, इस बात का ध्यान रहे। अब हमें जिन बातों पर ध्यान देना है वह है उत्तर मौलिक और अपनी भाषा का प्रयोग। अर्थात अभी मैंने आपसे कहा कि कहीं और से उत्तर लिखने का प्रयास न करें, और अब मैं आपसे कह रही हूं कि आपके उत्तर मौलिक हों। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मेरी दो बातों में भिन्नता क्यों, अलगाव क्यों। पहले मेरे कहने का यह अर्थ था कि उत्तर गद्यांश से ही लिया हुआ, और अब जब मैं मौलिक शब्द का प्रयोग कर रही हूं तो उसका अर्थ यह है कि उत्तर को गद्यांश से ज्यों का त्यों एज इट इज न लिखा जाए। आपने गद्यांश पढ़ा है, उसके मूल भाव को समझा है। अब प्रयास कीजिए कि उत्तर आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिख सकें। ऐसा करने से परीक्षक पर आपकी भाषा का समुचित प्रभाव पड़ता है और वह आपको अधिकाधिक अंक देने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इसीलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपका उत्तर मौलिक हो, आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने शब्द हो, ना कि उस गद्यांश में दिए गए शब्दों का प्रयोग आपने कर लिया।
मौलिकता के अभाव में 1/3 अंकों का प्रावधान। यदि आपके उत्तर में मौलिकता न हुई, उत्तर आपकी भाषा में नहीं हुआ, आपने गद्यांश से वाक्य लेकर उत्तर के स्वरूप ज्यों का त्यों लिख दिया, तो इसमें आपको एक नुकसान होगा। वह नुकसान क्या है कि ऐसी स्थिति में जब आपने अपनी भाषा में उत्तर नहीं लिखा है, अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं किया है, तो आपको 1/3 अंक ही मिलेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में 1/3 कहते हैं। 1/3 मार्क्स ही आपको दिए जाएंगे, 1/3 अंक दिए जाएंगे, बाकी के अंक काट लिए जाएंगे। क्यों? इसका भी उत्तर मैं आपको बता दूं कि यह भाव ग्रहण संबंधी प्रश्न है। कॉम्प्रिहेंशन, आपने कितना कॉम्प्रिहेंड किया है, क्या समझा है? आपने गद्यांश को वही समझा जो उसमें लिखा हुआ है, या फिर आपने लेखक के मन की बातों को भी समझने का प्रयास किया है? अब तो आप समझ ही गए होंगे, दोनों बातों में अंतर है। यदि आपने लेखक के मन की बात को समझकर सहज भाषा में अपना उत्तर दिया है, तब तो आपको अंक मिलेंगे ही। किंतु यदि आपने लेखक की बात को ज्यों का त्यों उत्तर के रूप में उतार दिया है, तब आपको ऐसी स्थिति में मात्र 1/3 1/3 मार्क्स ही दिए जाएंगे। अनावश्यक विस्तार से बचें। यह जो बिंदु है, यह लगभग हर प्रश्न के लिए है बच्चों। बेकार की बातों को, व्यर्थ की बातों को लिखने से बचिए। इसमें आपका समय भी व्यर्थ होता है, जाता है, और इसके लिए आपको ऊपर से अंक नहीं दिए जाते हैं। आप स्पष्ट बातें कहिए, सहजता हो, रोचकता हो, भाषा सुंदर हो, जो पूछा गया हो उसका सही सही उचित जवाब हो, तब आपको अंक मिलेंगे। बेकार का बढ़ा चढ़ाकर न लिखिए, इसमें आपका समय भी जाएगा और अंक भी अधिक नहीं मिलेंगे। सहज भाषा का प्रयोग और विचारों को स्थान दें। मैंने बार बार कहा है, यह साहित्य है। साहित्य को पढ़ना, भाषा को पढ़ना, जानना और लिखित रूप में प्रयुक्त करना 3 अलग बातें हैं। हम भाषा को बोलते हैं, किंतु जब हम लिखते हैं तो भाषा एक दूसरे रूप में होती है। लिखते समय ध्यान रखिए भाषा सहज हो। यदि आप शुद्ध भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जहां तक हो सके सहज भाषा का प्रयोग कीजिए। कठिन शब्दों का प्रयोग अनायास मत कीजिए। अपने विचारों को स्थान दीजिए, ताकि सामने वाला जिसने आपका उत्तर पढ़ा है, जो आपके उत्तर को पढ़ रहा है, वह यह सोचने पर विवश हो जाए कि इस मुद्दे पर आपके विचार कितने अलग हैं। इस मुद्दे पर आप किस प्रकार सोचते हैं, तो पढ़ने वाले को यह अवसर जरूर दें। भावाभिव्यक्ति पर बल। भावाभिव्यक्ति का अर्थ होता है भावों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट। आप अपने थॉट प्रोसेस को किस तरह से दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उस पर जोर दीजिए।
दूसरों की बातों को स्वीकार कर लेना सहज है, किंतु आप पढ़ रहे हैं, आप अपने मन में, अपने मस्तिष्क में अपने विचार बनाना सीखिए हर बात को लेकर। केवल इसी प्रश्न के लिए नहीं, हर बात को लेकर आपके मन में अपने विचार बने, उन्हें स्पष्ट करने का साहस रखिए। विनम्रता मत खोइए, किंतु अपनी बातों को कहने का साहस रखना सीखिए। यहाँ भी वही बात है कि आप अपने भावों की अभिव्यक्ति पर बल दीजिए। लेखक के भाव को मत लिखिए, लेखक के भाव को समझकर अपने भावों को स्पष्ट कीजिए। किसी एक वस्तु को लेकर 5 लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं, और यह अच्छा भी है, किंतु यदि 5 के मत एक जैसे हों तो यहाँ कोई ऐसी बात है जो दिखने रही है। इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षक इस बिंदु को सबसे पहले देखेगा। आपके द्वारा की गई अभिव्यक्ति, आपने किस तरह से दिए गए प्रश्न के उत्तर स्वरूप अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया है। विशेष बिंदुओं की मूल भाव के अनुसार व्याख्या। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रही हूं, लोकोक्तियां, मुहावरे और संकेत की व्याख्या करने को कहा जाए तो आप मूल भाव से अलग ना हो, उससे न भटकें। यदि गद्यांश में नैतिकता की बात पर बल दिया गया है तो सच्चाई को एक हद तक आप वहां ला सकते हैं, किंतु हर जगह यदि आपने सिर्फ सच्चाई की बात ही लिखी है तो कहीं ना कहीं आपने उस गद्यांश को समझने में गलती कर दी। नैतिकता में बहुत सारे मूल्य आते हैं, केवल सच्चाई नहीं। और आपने क्या समझा? मात्र सच्चाई की बातों को। इसीलिए विशेष व्याख्या हो तो मूल भाव से जो सेंट्रल आइडिया है, जिसे हम कहते हैं, उससे अलग ना हो, उसके अनुसार ही व्याख्या करें। उत्तर में उदाहरणों का प्रयोग न के बराबर। अपने उत्तर लिखते समय उदाहरण न देने का प्रयास करें, अर्थात उदाहरण न दें। इससे एक तो आपका प्रश्न अर्थात उत्तर लंबा होगा और दूसरी तरफ आप मूल भाव से भटक जाएंगे। किंतु ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उदाहरण नहीं दे सकते। विशेष परिस्थिति में जब आपको यह लगे, यहाँ विशेष परिस्थिति का अर्थ है जब आपको यह लगे कि उदाहरण देना आवश्यक है, यदि मैं उदाहरण नहीं देता हूँ या नहीं देती हूँ तो पढ़ने वाला मेरे भावों को नहीं समझ पाएगा, तब आप आगे बढ़िए, उदाहरण दीजिए। अर्थ समझने हेतु पुनः पढ़ना। उत्तर आपने लिख दिया, गद्यांश को भी आपने 2 से 3 बार पढ़ा है। उत्तर लिखने के पश्चात भी उन उत्तरों को, अपने द्वारा लिखे गए उत्तर को मन में पढ़ें और उनके अर्थ भी समझें। क्या आपके उत्तर पूछे गए प्रश्न से सामंजस्य रखते हैं? यदि हाँ, तो आप इस प्रश्न को करने में सफल हुए हैं।
शीर्षक और तथ्य में सामंजस्य। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा गया या आपने देखा कि प्रश्न में गद्यांश को शीर्षक देने की बात कही गई है, तो आपको किस बात को ध्यान में रखना है? गद्यांश को पढ़ते हुए जो तथ्य, जो फैक्ट स्पष्ट हो रहा है, जो आपकी समझ में बात आ रही है, उसी के अनुसार शीर्षक अर्थात टाइटल होगा। जैसे हम कहानी भी पढ़ते हैं, तो शेर की कहानी हुई और हम चूहा शीर्षक दे दें तो पढ़ने वाला बुरी तरह से भटक जाने वाला है। हम पहेली नहीं पूछ रहे हैं, हम अपने गद्यांश को शीर्षक दे रहे हैं। इसीलिए गद्यांश को पढ़िए और जो भाव स्पष्ट हो रहे हैं उन्हीं के अनुसार शीर्षक दीजिए। शीर्षक का छोटा होना आवश्यक है। बच्चों, शीर्षक छोटा हो। यदि शीर्षक बड़ा हुआ तो पढ़ने वाले को उसमें रुचि नहीं होगी। यह तो वही बात होगी कि आपने एक कहानी के शीर्षक स्वरूप दूसरी कहानी दे दी। एक था राजा, उसकी 4 रानियां, उसकी 4 बेटियां। शीर्षक ऐसा नहीं होता है। शीर्षक होता है राजा और उसका परिवार। यहाँ भी वही बात आपको ध्यान में रखनी है कि शीर्षक छोटा हो और मूल भाव से मिलता जुलता हो। सीख संबंधी प्रश्न के उत्तर में सावधानी अपेक्षित। यदि प्रश्न में यह पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ने के पश्चात आपको क्या सीख मिली, इस प्रश्न का उत्तर करने से पहले आपको सावधान रहना है। कई बार ऐसा होता है कि आप अंतिम कुछ वाक्यों को पढ़ लेते हैं और इस प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं, जबकि यहाँ आपको करना है पूरा गद्यांश पढ़कर ही इसके उत्तर को लिखने का प्रयास करना है। क्योंकि शिक्षा अथवा सीख पूरे गद्यांश में है, ना कि केवल अंतिम 4-5 पंक्तियों या वाक्यों में। केवल कुछ वाक्यों को पढ़कर उत्तर न लिखिए। गद्यांश को पढ़ते हुए ही हर उत्तर को लिखिए। मूल्य संपूर्ण गद्य पर आधारित होता है, क्योंकि जो मूल्य संबंधी प्रश्न है वह संपूर्ण गद्यांश, पूरे गद्यांश पर आधारित है, तो आपका उत्तर भी पूरे गद्यांश पर ही आधारित होगा। अच्छा, उप प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित। कई बार एक ही प्रश्न में 2 या उससे भी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने एक प्रश्न का उत्तर लिख दिया और आपको लगा कि आपने उत्तर लिख दिया है और आपको अंक मिल जाएंगे, किंतु आपकी भूल है। यहाँ आपको यह देखना है कि एक ही प्रश्न में कितनी बातें पूछी गई हैं, किसने किससे कब क्यों कहा है, और इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो आप यह मन में जान लें, किसने आधा अंक, किससे आधा अंक, कब आधा अंक और क्यों आधा अंक, कुल मिलाकर 2 अंक। यदि आपने इनमें से किसी एक प्रश्न को छोड़ दिया तो आपका उतना अंक काट लिया जाएगा। तो इस बात पर ध्यान रखिए। उप प्रश्नों के उत्तर भी अपेक्षित हैं। उप प्रश्नों के
यानी सब क्वेश्चंस के उत्तर भी आपको देने हैं। उत्तर का विस्तार निर्धारित अंक के अनुसार अपेक्षित। आपको कितना बड़ा उत्तर लिखना है, कितना छोटा उत्तर लिखना है, लिखने से पहले अंक देख लें, मार्क्स कितने हैं उसके लिए। यदि 2 हैं तो निश्चित तौर पर आपको 4 से 5 पंक्तियां लिखनी होंगी, वाक्य लिखने होंगे। यदि 3 हैं तो 6 से 7 आप एक वाक्य लिखकर सोचेंगे कि आपको 2 अंक मिल जाए तो आप गलत कर रहे हैं। इसीलिए उत्तर लिखने से पहले अंक देख लेना भी उचित है। कुशलता प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास। आपको इस प्रश्न में कुशलता प्राप्त करनी है, स्किल्ड होना है, तो अभ्यास आवश्यक है। मैं फिर बोल रही हूँ, अभ्यास के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता। अभ्यास कीजिए, यह प्रश्न भी अन्य प्रश्नों की तरह सरल और सहज हो जाएगा। हो सकता है कि आपको पूरे के पूरे 10 अंक प्राप्त हो। अभ्यासार्थ मौखिक प्रयास प्रभावी। हो सकता है कि आप हमेशा लिखकर अभ्यास न करना चाहें। साधारण सी बात है, हम हमेशा लिखने नहीं बैठते हैं। तो ऐसे समय में जब आप लिखना न चाहें, उत्तरों को लिख करके अभ्यास न करना चाहें, तो एक सहज सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। पुस्तक खोलिए, गद्यांश पढ़िए, प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर मौखिक रूप से ओरली देने का प्रयास कीजिए। आप जितना अच्छा मौखिक रूप से उत्तर दे पाएंगे, आप लिख भी उतना ही अच्छा पाएंगे। और अंत में फिर कहती हूँ, इस प्रश्न का अभ्यास कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।